बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं साइको एनालिटिक अप्रोच। इसको साइको एनालिटिकल अप्रोच भी कहते हैं, साइको एनालिटिक अप्रोच भी कहते हैं। तो इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसका लेक्चर 1 है। और साइकोलॉजी के अंदर कहा जाता है कि जो साइको एनालिसिस या साइको एनालिटिक अप्रोच जितनी इंपॉर्टेंट है ना, शायद ही उतनी इंपॉर्टेंट कोई अप्रोच हो या उतना इंपॉर्टेंट कोई स्कूल ऑफ थॉट हो। और उसकी कुछ वजूहात हैं, जिसको हम आगे जाके डिस्कस भी करेंगे। और ये है कि ये वाला जो आपको अप्रोच पढ़नी है ना, खास तौर पर इसमें हमने जो सिगमंड फ्रायड का जो काम पढ़ना है उसमें थोड़ा सा आपको ना ब्रॉड माइंडेड होना पड़ता है, चीजों को लेके पॉजिटिव होना पड़ता है चीजों को लेके। और एक स्टूडेंट के तौर पर उसको पढ़ना पड़ता है ताकि आप उसको समझ के ना सिर्फ अपनी हेल्प कर सकें बल्कि दूसरों को भी हेल्प हेल्प कर सकें। क्योंकि इसमें जो मेजर काम है वो है उसका सिगमंड फ्रायड का काम। काम तो सब लोगों का इंपॉर्टेंट है, लेकिन आगाज तो सिगमंड फ्रायड ने किया था ना। इसका जो मेजर फोकस था, आपको पता है कि वो सेक्सुअलिटी पे था। इसने जो ज्यादा चीजों को फोकस किया है वो सेक्सुअलिटी के हिसाब से किया है, सेक्सुअल अर्जेस को लेकर या जेंडर को लेकर। इस तरह की चीजें आगे हम पढ़ेंगे। तो इसलिए आपको ये स्कूल ऑफ थॉट थॉट पढ़ते हुए थोड़ा सा ना ब्रॉड माइंडेड होना पड़ता है। तो आप इसको एज अ नॉलेज, एज अ लर्निंग इसको देखिएगा ताकि आप इसको सही से समझ सकें। अगर आप शर्माते रहेंगे या थोड़ा सा माइंड को अपना डेवलप नहीं कर सकेंगे, ब्रॉड माइंड नहीं हो सकेंगे, तो फिर आप सही से चीजों को पिक नहीं कर पाते। हमने जब मुझे आज भी याद है, जब हम एमएससी में थे तो क्लास में हमें टीचर ने ये पढ़ाना था, यही वाला टॉपिक साइको एनालिसिस। तो उन्होंने बोला था कि अगर आप साइकोलॉजी में आ गए हो ना, तो आपको हर चीज को समझना होगा, ब्रॉड माइंडेड होकर बैठना पड़ेगा। यहाँ पर शर्माना नहीं होगा। अगर शर्माते रह जाएंगे तो फिर आपको ना वो क्या कहते हैं कि चीजें समझ नहीं आती और आप सही से पिक नहीं कर पाते और आप सही से क्वेश्चन भी नहीं कर पाते। तो इजी होके बैठना है आपने, इजी होके सुनना। इतनी भी कोई बेहुदा बातें नहीं है, लेकिन ये है कि बाज दफा बच्चों का जो स्टूडेंट्स का इन्वायरमेंट ऐसा नहीं होता, तो वो फिर थोड़ी सी बात को भी बहुत ज्यादा समझ रहे होते हैं। तो इतनी भी कोई बड़ी बातें नहीं है इसकी, लेकिन यह है कि फिर भी मैंने आपको बता दिया है। कल वाले टॉपिक में से अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। हाँ, कल वाली जो बात है हमने डिस्कस की थी, आपने पूछा था हफ्सा, आई थिंक कि सीबीटी किस में आती है। सीबीटी मैंने कल ही आपको बोल दिया था कि सीबीटी जो कि बिहेवियर भी है उसमें कॉग्निशन भी है, तो उसमें दोनों अप्रोचेस ही शामिल होती हैं। ठीक है जी, आगे बढ़े। आज लेक्चर पूरे घंटे का नहीं हो सकेगा क्योंकि आज मुझे एक जरूरी काम से जाना है। तो मैं आज आप लोगों को असाइनमेंट दे के जाऊंगा। आधे आधे घंटे का लेक्चर होगा हमारा। डिस्कशन, कोई क्वेश्चन या कोई बात है तो बोलें, फिर आगे स्टार्ट करें। सर बस आगे स्टार्ट करवा दे। ओके, स्टार्ट करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अप्रोच है ये। और मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला था कि साइकोलॉजी के अंदर जितनी इंपॉर्टेंस इस अप्रोच को मिलती है ना, या साइको एनालिसिस को मिलती है, या सिगमंड फ्रायड के काम को मिलती है, उतनी इंपॉर्टेंस मेरे ख्याल में, जो मैंने पढ़ा और जो मुझे लगता है कि उतनी इंपॉर्टेंस किसी और को या उतना मेजर काम किसी और अप्रोच का नहीं हो सकता। उसकी रीजन ये है कि चूंकि साइकोलॉजी के अंदर हमारा जो फोकस होता है वो पर्सनैलिटी है। अगर पर्सनैलिटी को साइकोलॉजी से निकाल दें तो पीछे क्या बचता है? कुछ भी नहीं। पर्सनैलिटी यानी कि इंडिविजुअल है, तो यानी कि पर्सनैलिटी है। अगर यही नहीं होगा साइकोलॉजी के अंदर, जो फोकस है मेन साइकोलॉजी का या सब्जेक्ट मैटर है, तो मेरे ख्याल में साइकोलॉजी के अंदर कोई रहता नहीं है। अब इस चीज को मैं कैसे इसके साथ रिलेट करूंगा? एक्सपर्ट्स का कहना है कि जो थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी या जो अप्रोच सिगमंड फ्रायड ने हमें दी है ना, उस अप्रोच को देखते हुए तमाम अप्रोचेस सामने आई हैं। जितने भी पर्सनैलिटी की थ्योरीज डेवलप करते हैं ना, इसके काम के बाद जो साइकोलॉजिस्ट हैं, जितनी भी पर्सनैलिटी को स्टडी करते हैं या पर्सनैलिटी पर काम करते हैं, वो कहते हैं इसको लाजमी उनको पढ़ना पड़ता है, सिगमंड फ्रायड को। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप समझ सकते हैं कि कितनी इंपॉर्टेंस है। तो देखते हैं, मजीद आपको पता चल जाएगा। द अर्लीस्ट अप्रोच टू द फॉर्मल स्टडी ऑफ पर्सनैलिटी वाज साइकोएनालिसिस। The creation of Sigmund Freud, who began his work in the closing years of 19th century, 19th century में था, यानी कि एंड पे 1990 के बाद का काम है। Nearly every personality theory developed in the years since Freud's work owes a depth to his position, either building on it or opposing it. कहा जाता है कि जितनी भी थेरीज उस वक्त बनी है ना, वो लाजमी कहीं ना कहीं इसके साथ अटैच होती थी, या चाहे वो इसके खिलाफ बनी है या चाहे इसके इसके पॉइंट ऑफ व्यू को बेस बना के बनी है। वो कहीं ना कहीं कहते हैं कि इससे आइडिया लिया गया है, इसके कहीं ना कहीं आपको इन्वॉल्वमेंट मिलती है साइको एनालिसिस की।
साइकोएनालिसिस एज फ्रॉइड कंसीव्ड इट एम्फसाइज्ड अनकॉन्शियस फोर्सेस। अब बता रहा है कि साइकोएनालिसिस क्या होता है, उसके अंदर किन चीजों पे फोकस होता है, अनकॉन्शियस फोर्सेस पे, बायोलॉजिकल बेस्ड ड्राइव्स ऑफ सेक्स, सेक्स ड्राइव्स पे होता है, अग्रेशन पे होता है, अनअवॉइडेबल कॉन्फ्लिक्ट्स इन अर्ली चाइल्डहुड। 3-4 चीजें मेन फोकस होती हैं, याद रखिएगा। रिवाइज कर रहा हूं, अनकॉन्शियस फोर्सेस, सेक्सुअल ड्राइव, अग्रेशन, और चौथा है अर्ली चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस या कॉन्फ्लिक्ट। ज्यादातर आपको दो चीजें मिलेंगी, कॉन्शियस फोर्सेस और अर्ली चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस मिलते हैं ज्यादातर। लेकिन चूंकि सेक्स भी इसका मेन फोकस था, तो सेक्सुअल ड्राइव्स भी आप कह सकते हैं, ठीक है। ज्यादातर आपको वेबसाइट से पढ़ेंगे या किसी बुक से पढ़ेंगे तो ये दो मिलती हैं, लेकिन सेक्सुअल ड्राइव्स भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं इसकी थ्योरी के अकॉर्डिंग। अच्छा, दीज वर कंसीडर्ड द रूलर्स एंड शेपर्स ऑफ पर्सनैलिटी। इन चीजों को बोला गया कि यही हमारी पर्सनैलिटी को रूल कर रही हैं और डेवलप कर रही होती हैं। फ्राइड व्यूज हैड एन इम्पैक्ट नॉट ओनली ऑन साइकोलॉजी, इसने ना सिर्फ साइकोलॉजी पे इम्पैक्ट किया, बट ऑल्सो जनरल कल्चर, जनरल कल्चर पर भी इसका इन्फ्लुएंस है इसकी थ्योरी का। ही सक्सीडेड इन रीडिफाइनिंग द ह्यूमन पर्सनैलिटी एंड रेवोल्यूशनाइजिंग आवर वेज ऑफ थिंकिंग अबाउट ह्यूमन नेचर, अबाउट who we are। इस वो कहता है कि इसने ही बेसिकली रीडिफाइन किया है, एक अप्रोच दी है, एक नई सिमत दी है कि कैसे ह्यूमन नेचर को समझना है, कैसे ह्यूमन पर्सनैलिटी को समझना है। ये था साइकोएनालिटिक अप्रोच के मुतालिक थोड़ा सा आपको ना एक वो कहते हैं कि इंट्रोडक्शन था इसका अप्रोच का। अब देखते हैं साइकोएनालिसिस क्या है। साइकोएनालिटिक अप्रोच और साइकोएनालिसिस में कोई डिफरेंस किसी को पता है? पहले इसको पढ़ लेते हैं, फिर हम देखते हैं। Psychoanalysis is a form of psychological treatment and a theoretical framework for understanding the human psyche। ये ह्यूमन साइक को या ह्यूमन पर्सनैलिटी को समझने का एक तरीका, साइक को समझने का तरीका है, ठीक है। इट वाज डेवलप्ड बाय सिगमंड फ्रॉइड एंड इट एम्फसाइजेस इंपॉर्टेंस ऑफ द अनकॉन्शियस माइंड एंड इन्फ्लुएंस ऑफ अर्ली चाइल्डहुड एक्सपीरियंस। ये देखें, दो चीजें आ गई ना। ये एक तरीका है पर्सनैलिटी को स्टडी करने का या साइक को स्टडी करने का, जिसके अंदर फोकस किया जाता है अनकॉन्शियस माइंड और चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस पर। यह है साइकोएनालिसिस। इट इज नो एक्सैजरेशन टू से दैट पर्सनैलिटी थ्योरी हैज बीन इन्फ्लुएंस्ड मोर बाय सिगमंड फ्रॉइड देन बाय एनीवन एल्स। वो कहते हैं कि इसमें कोई मुबालगा नहीं है कि हम ये अगर कह दें कि पर्सनैलिटी की जो थ्योरी जितनी इससे इन्फ्लुएंस हुई है ना, किसी से इतनी इन्फ्लुएंस नहीं हुई। His system of psychoanalysis was the first formal theory of personality and still the best known। जो पहली फॉर्मल थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी थी ना, वो सिगमंड फ्रॉइड की थी और आज भी इसको इतना माना जाता है। अच्छा, not only did Freud's work affect thinking about personality in psychology and psychiatry, but it also made a tremendous impact on the way we look at human nature in general। Few ideas in the history of civilization have had such a broad and profound influence। यानी कि इसके थ्योरी का बहुत इन्फ्लुएंस हुआ। When he died in 1939, the New York Times noted his passing in an editorial stating that Freud was the most effective disturber of complacency in our time। के जो बेसिकली ये कहा गया है इसके मरने के बाद कि जो सिगमंड फ्रॉइड है ना, ये मोस्ट इन्फ्लुएंसर बंदा गुजरा है साइकोलॉजी की हिस्ट्री के अंदर। Many of the personality theories proposed after Freud are derivatives of or elaboration on his basic work। वो कहते हैं कि इसके मरने के बाद जितनी भी, जो मैंने ऊपर बात की थी कि जितनी भी पर्सनैलिटी की थ्योरीज डेवलप की गई हैं, वो या तो इसी को एलेबोरेट करके बनाई गई हैं या इससे डिराइव की गई हैं, ठीक है। इससे भी आपको इसकी इंपॉर्टेंस का पता चल गया होगा कि ये कितनी इंपॉर्टेंट थ्योरी थी। Others owe their impetus and direction in the part to their opposition to Freud's psychoanalysis। It would be difficult to comprehend and assess the development of field of personality without first understanding the Freud's system। आप पर्सनैलिटी की फील्ड को नहीं समझ सकते जब तक आप सिगमंड फ्रॉइड की थ्योरी को या सिगमंड फ्रॉइड की अप्रोच को ना समझें। इससे भी आपको अंदाजा हो गया होगा कि कितनी इंपॉर्टेंट थ्योरी है ये, या कितनी इंपॉर्टेंट अप्रोच है इसकी। जी, यहां तक कोई क्वेश्चन? साइकोएनालिटिक अप्रोच और साइकोएनालिसिस में डिफरेंस अगर कोई पूछ ले तो क्या बताएंगे आप? जल्दी से बोलें। सर साइकोएनालिसिस और साइकोडायनामिक का डिफरेंस जहां तक मुझे पता है, लेकिन इन दोनों का डिफरेंस नहीं पता। साइकोडायनामिक और साइकोएनालिटिक में क्या फर्क है?
सर जहाँ तक मुझे याद है साइकोडायनामिक में हमारी टीचर ने बताया था कि मतलब अगर आप इसको ब्रॉडर वे में देखें जिसमें हम न्यू फ्लूडियंस और बाकी सबको देखेंगे तो वो साइकोडायनामिक होगा, लेकिन अगर आप सिर्फ थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव से पढ़ोगे तो वो साइको एनालिसिस होगा। दोबारा बताइएगा। सर साइकोडायनामिक का उन्होंने कहा था कि ये एक ब्रॉडर टर्म है और इसको जैसे हम अप्लाई करते हैं थेरेपीज वगैरह में, लेकिन अगर आप सिर्फ थ्योरेटिकल अप्रोच पढ़ोगे तो वो साइको एनालिसिस होगा। सही है। अगर तो हम सिर्फ साइको एनालिसिस को पढ़ रहे हैं तो उसके अंदर सिर्फ जो उसकी सिगमंड फ्राइड की थ्योरी को काउंट किया जाएगा, ठीक है। अगर हम साइको एनालिसिस को पढ़ रहे हैं तो उसके अंदर सिगमंड फ्राइड को कंसीडर किया जाएगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं ना साइको एनालिटिक की या साइको डायनामिक की, तो उसमें फिर उसके सिगमंड फ्राइड के अलावा भी कुछ लोगों को आपने काउंट करना है। सिगमंड फ्राइड के अलावा भी थेरीज आएंगी उसके अंदर, ठीक है। ये थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें, ठीक है जी, समझ आ गई। जैसे सर यानी वो सर न्यू फ्लूडियंस जो थे। जी, न्यू फ्राइडियन आप कह सकते हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। यानी अब सर साइको एनालिटिक अप्रोच जो है वो पूरा स्कूल ऑफ थॉट हम कंसिडर करेंगे, जिसमें कार्ल यूंग है या बाकी जो कार्ल जी जी हॉर्नाय जी वगैरह दीगर हैं, और साइको एनालिसिस है वो स्पेसिफिकली जो फ्राइड का काम था साइको एनालिटिक अप्रोच के अंदर, वो कहलाएंगे। जी जी जी, बिल्कुल 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 ऐसे ही है। ठीक। साइको एनालिटिक अप्रोच या साइको डायनामिक अप्रोच में सिगमंड फ्राइड के अलावा भी कुछ लोगों को शामिल किया जाएगा। हम कुछ लोगों को और भी मतलब इसमें डिस्कस करेंगे या पढ़ा जाता है वो भी इंक्लूडेड होंगे इसमें। साइको एनालिसिस में सिर्फ सिगमंड फ्राइड या इसकी थ्योरी आएगी। अब वो जो साइको एनालिटिक अप्रोच या साइको डायनामिक, ये ना इंटरचेंजेबली यूज किए जाते हैं। साइको डायनामिक या साइको एनालिटिक एक ही चीज है, उसमें कंफ्यूज नहीं होना। अच्छा, उसके बाद कंट्रीब्यूटर्स कौन कौन से है साइको एनालिटिक अप्रोच के अंदर? सिगमंड फ्राइड जो कि फाउंडर हैं, ठीक है। उसके बाद कार्ल जॉन्ग है। कार्ल जॉन्ग, इनको थोड़ा सा देख लेते हैं शॉर्टली। Jung was the Swiss psychiatrist who initially followed the Freud psychoanalytic approach but later developed his own theory। पहले तो ये इसके साथ ही काम करता था लेकिन बाद में इनका कॉन्फ्लिक्ट हुआ कुछ चीजों पर, कुछ कॉन्सेप्ट्स पर, तो ये अलहदा हो गए, ठीक है। Which emphasized the role of the collective unconscious। इसने जो emphasize किया collective unconscious पर किया था कार्ल जॉन्ग ने। और उसके बाद एल्फ्रेड एडलर, एडलर वाज एन ऑस्ट्रियन साइकाइट्रिस्ट, ऑस्ट्रियन साइकाइट्रिस्ट हु फाउंडेड द स्कूल ऑफ इंडिविजुअल साइकोलॉजी। इंडिविजुअल साइकोलॉजी की बात आएगी तो याद रखिएगा एडलर की बात आएगी, जिसमें इसने वो बर्थ ऑर्डर भी दिया था, विच फोकस्ड ऑन द इंपॉर्टेंस ऑफ द सोशल एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स इन पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। एक तो याद रखना कि कॉन्सेप्ट्स कौन कौन से दिए हैं, दूसरा याद रखना कि इसने पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के वक्त किन चीजों को फोकस किया है। जैसे फ्राइड ने तो किया था ना कि हमारी जो पर्सनैलिटी को डेवलप करती हैं चीजें वो अनकॉन्शियस और हमारे बचपन के एक्सपीरियंसेस होते हैं। इसने बोला है सोशल एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हमारी पर्सनैलिटी को डेवलप करते हैं। तो इन चीजों को आपने इस तरह कॉन्सेप्चुअल वाइज याद रखना है ताकि हम आपका रट्टा साबित ना हो कि आपने रट्टा लगाए हुए हैं, ठीक है। उसके बाद ये है मिलेनी क्लाइन। क्लाइन वाज अ ब्रिटिश साइको एनालिस्ट हु डेवलप्ड फॉर्म ऑफ साइको एनालिस्ट कॉल्ड ऑब्जेक्ट रिलेशन थ्योरी। आपने ये पढ़ी होगी, अगर नहीं पढ़ी तो हम आगे जाके पढ़ेंगे। इसने दी थी ऑब्जेक्ट रिलेशन थ्योरी व्हिच एम्फसाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ अर्ली चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस इन शेपिंग पर्सनैलिटी। इसने बोला था हमारे अर्ली चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस हमारी पर्सनैलिटी में रोल प्ले करते हैं। एना फ्राइड जो कि सिगमंड फ्राइड की बेटी थी, एना फ्राइड वाज द डॉटर ऑफ सिगमंड फ्राइड एंड अ प्रोमिनेंट साइको एनालिस्ट in her own right। She is known for the work with children and her development of psychoanalysis। चाइल्ड साइकोएनालिसिस अगर उसकी बात आए तो आपने बोलना है एना फ्राइड ने उस पर काम किया था। और जो डिफेंस मैकेनिज्म है कुछ थोड़े से दिए थे इसने सिगमंड फ्राइड ने, उसके बाद जो फर्दर इसने डिफाइन किए थे एना फ्राइड ने डिफेंस मैकेनिज्म। एरिक एरिक्सन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एरिक एरिक्सन ने जो थ्योरी दी थी साइको सोशल थ्योरी दी थी इसके अंदर साइको एनालिटिक अप्रोच के अंदर, जिसकी 8 स्टेजेस थी, ठीक है। और इसने बोला था कि हमारी जो सोसाइटी है वो भी इन्फ्लुएंस कर रही होती है। एम्फसाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स इन पर्सनैलिटी एंड ही बिलीव दैट पर्सनैलिटी कंटिन्यूज टू डेवलप थ्रू आउट द लाइफ स्पैन। जबकि ये कहता था, इनका कहां पर आपस में हुआ था कॉन्फ्लिक्ट एरिक्सन और सिगमंड फ्राइड के काम का, वो ये था कि सिगमंड फ्राइड कहता था कि सिर्फ 5 साल में आपकी पर्सनैलिटी डेवलप हो जाती है, ठीक है, 5 साल तक। लेकिन ये कहता था थ्रू आउट लाइफ चलती रहती है। He also introduced the concept of identity crisis। ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आइडेंटिटी क्राइसिस वाला।
विच इन इज अ पीरियड ऑफ, ये वो वाली बात आ जाती है सेल्फ रियलाइजेशन की बात या सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की बात या खुद को पहचानने की बात जो है ना आइडेंटिटी के अंदर, वो वाली बात आती है यहाँ पर। इसको कोशिश करेंगे जब हम इसको एरिक्सन को पढ़ेंगे इसको डिस्कस करने की और इसको अपने ऊपर भी अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, इसमें कहता है कि ये जो इसको पहचानने का होता है ना, आइडेंटिटी क्राइसिस का एक्सप्लोर करने का होता है, वो होता है एडोलेसेंस का पीरियड। ये इसकी थ्योरी का थोड़ी सी हमारा इंट्रोडक्शन। अच्छा, उसके बाद है जी जैक्वेस लिकैन। ये है जी, लिकैन वाज अ फ्रेंच साइकोएनालिस्ट हु डेवलप्ड द फॉर्म ऑफ साइकोएनालिसिस दैट एम्फसाइज द रोल ऑफ लैंग्वेज। इसने इंपॉर्टेंस शो की थी लैंग्वेज और कल्चर की, ठीक है, पर्सनैलिटी को या अनकॉन्शियस को डेवलप करने में, शेप करने में। उसके बाद है कैरन हॉर्ने। कैरन हॉर्ने वाज अ जर्मन साइकोएनालिस्ट हु डेवलप्ड द थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी एम्फसाइज द रोल ऑफ सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स। इसने भी सोशल और कल्चरल फैक्टर्स पर बात की थी। ये किसी को पता है कि ये कौन है कैरन हॉर्नी? ये मेल है फीमेल है? So इसका कोई और भी कॉन्सेप्ट था फेमस? न्यू फ्राइडियन में आती है, ठीक है। इसका और भी कॉन्सेप्ट था कौन सा? बेसिक एंजाइटी का। बेसिक एंजाइटी, गुड। इसके अलावा एक और भी इसके कॉन्सेप्ट्स हैं कुछ? सर नहीं, वो मुझे नहीं पता, मुझे मेजर यही याद था। फेमिनिन साइकोलॉजी, फेमिनिन साइकोलॉजी की फाउंडर है ये, ठीक है। उसके बाद न्यू फ्राइडियन भी कहते हैं इसको। बेसिक एंजाइटी इसका कॉन्सेप्ट है। सोशल और कल्चरल फैक्टर की इसने बात किया है। साइकोएनालिटिक थेरेपी की इस पे इसने काम किया है। सेल्फ एनालिसिस की इन्होंने बात की थी। तो ये कुछ चीजें हैं जो इनकी डेवलपमेंट्स हैं, ठीक है। ये थे न्यू फ्राइडियन, हमने डिस्कस कर लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये कंट्रीब्यूटर्स भी हैं इसके साइकोएनालिटिक अप्रोच या साइकोडायनामिक अप्रोच के। आगे बढ़ते हैं, हिस्ट्री ऑफ साइकोएनालिसिस। साइकोएनालिसिस कैसे डेवलप हुआ, थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री देख लेते हैं, यानी कि पीछे इसको कैसे देखा गया या कैसे इसकी इंपॉर्टेंस थी। द टर्म साइकोएनालिसिस and the name Sigmund Freud are recognized throughout the modern world, whereas other prominent world in his history of such as Fechner and Wundt and Titchener, मतलब कि जो है जो साइकोएनालिसिस है, ये सिगमंड फ्राइड ने जो काम किया है ना, इन लोगों से भी इन्होंने थोड़ा थोड़ा ना कहीं जाके कहीं ना कहीं इनसे इन लोगों से भी आइडियाज लिए इन्होंने। Are little known outside of psychology, Freud has maintained a high level of visibility among the general public. वो बात कर रहे हैं, मतलब ये बता रहे हैं कि आपको इसका जो सिगमंड फ्राइड की अप्रोच है उसके बारे में, सिगमंड फ्राइड के बारे में बात हो रही है कि कैसे इन्होंने चीजों को आगे बढ़ाया या ये किस तरह से चीजों को लेके चल रहे थे। कवर ऑफ द टाइम मैगजीन पर ये अपेयर हुए थे, ठीक है। उसके बाद अपीयरेंस अकरिंग सम 60 इयर्स आफ्टर हिज डेथ, ये वो कहते हैं कि 60 इयर्स के बाद भी इसकी अपीयरेंस हुई है, इतनी मतलब इसका काम इंपॉर्टेंस था। On the 150th anniversary of his birth in 2000, his picture appeared on the cover of Newsweek. इस बंदे के पिक्चर इसके मरने के 150 साल बाद भी, एनिवर्सरी की बात कर रहा है, सॉरी बर्थ एनिवर्सरी की बात कर रहा है, 150वीं एनिवर्सरी पर भी इसकी पिक्चर लगाई गई है। आप सोच सकते हैं कि इसकी कितनी इंपॉर्टेंस है इसके काम की, या इसको कितनी इंपॉर्टेंस दी जाती है, ठीक है। जिन लोगों ने समझा इसको कि मरने इनका जो पैदा होने का 150वां साल है, उस वक्त भी इसकी पिक्चर और इसका नाम लिया जा रहा है। हम भी पढ़ रहे हैं, कहते हैं, कहा जाता है, अब पता नहीं ये सच है झूठ है, वैसे इंपॉर्टेंट वाली चीज है वैसे ये वाली, जब मैंने ऊपर भी बात की थी कि कहते हैं कि अगर सिगमंड फ्राइड को साइकोलॉजी से निकाल दे तो साइकोलॉजी आपको खाली खाली नजर आएगी, क्योंकि सारा पर्सनैलिटी का काम है। तो जो फॉर्मल पर्सनैलिटी की थ्योरी इन्होंने दी है, जब इनको निकाल देंगे तो बहुत से काम निकल जाएंगे, बहुत से साइकोलॉजिस्ट निकल जाएंगे, न्यू फ्राइडियन सारे निकल जाएंगे। सर साइकोलॉजी इंटरेस्टेड नहीं रहेगी जितनी एनालिसिस और इन सब चीजों पे फ्राइड ने काम किया है। और फिर जब हम इसकी हिस्ट्री देखते हैं, इसके बचपन की हिस्ट्री पूरी की पूरी, तो वो जो इसने जो वक्तन फवक्तन काम करता रहा है अपनी लाइफ में, और उसने जितना एक्सपीरियंस इसने गेन किया अपनी लाइफ में और फिर उसको एक्सप्लेन किया, दिस इज रियली वेरी जो है वो कह सकते हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्क है। और फ्राइड का तो कहना चाहिए कि मैं तो खुद भी बहुत फ्राइड की फैन हूँ, तो इसकी हिस्ट्री भी बहुत अच्छी तरह से पढ़ती रहती हूँ आई मीन। तो फ्राइड के बाद तो वाकई में साइकोलॉजी कुछ भी नहीं है। बाद में साइकोलॉजी को जो कह सकते हैं ना सहारा, वो फ्राइड से ही मिला है। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। जो फ्राइड जो काम कर गया ना, वैसा मेरे ख्याल में काम बाद में इससे पहले किसी ने नहीं किया था, ठीक है। ये कमाल कर गया बंदा। अच्छा जी, फ्राइड हिमसेल्फ सजेस्टेड इन ऑल रिकॉर्डेड हिस्ट्री देयर हैव बीन 3 ग्रेट शॉक्स टू द कलेक्टिव ह्यूमन ईगो। अब यहाँ पर ईगो की बात होने लगी है, चूंकि इसने ईगो पर भी बड़ी इसने वो किया था, फोकस किया था, या आप कह सकते हैं स्ट्रेस दिया था।
तो कहता है कि हिस्ट्री के अंदर 3 दफा ईगो को ना हमारी को शौक लगा है या ईगो को झटका लगा है। इंटरेस्टिंग चीज है, पढ़ने वाली है। पहला झटका वो कहता कब लगा? फर्स्ट वाज व्हेन कोपरनिकस द पोलिश एस्ट्रोनॉमर शोड अस दैट द अर्थ वाज नॉट द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स बट merely वन ऑफ मैनी प्लैनेट्स रिवॉल्विंग अराउंड द सन। कहता पहला झटका हमारी ईगो को उस वक्त लगा क्योंकि पहले लोगों के अकायद या ईगो बड़ी होती थी ना, अकायद आप कह सकते हैं हमारे यकीन थे कि हम जैसे पहले लोग ये समझते थे कि जमीन चपटी है, तो किसी ने बोला कि जमीन गोल है तो पता नहीं उसको मार दिया गया था या पता नहीं उसके खिलाफ हो गए थे लोग। तो वो वाली बात कर रहा है कि पहली दफा हमारी ईगो को झटका लगा जब इस कोपरनिकस ने बताया कि भाई हमारी जो जमीन है ना, हमारी जो यूनिवर्स का जो सेंटर है वो हमारी जमीन नहीं है, ठीक है, और बहुत सारे सियारे हैं सूरज के आसपास घूमते रहते हैं। पहला झटका हमारी ईगो को ये लगा था। उसके बाद दूसरा, The second revolution came in the 19th century when Charles Darwin demonstrated that we are not a unique and separate species with the privileged place in the creation, but only a higher form of animal species that evolved from the lower forms of the animal. दूसरा झटका उस वक्त लगा जब चार्ल्स डार्विन ने बोला कि हम यूनिक लोग नहीं हैं, हम स्पेशल लोग नहीं हैं, हम एक मॉडर्न फॉर्म है एनिमल्स की। तो दूसरा झटका कहते हैं उस वक्त लगा। उस वक्त देखें, अब चीजों को अगर हमने पढ़ा हो ना, डिटेल में पढ़ा हो, अब हमें क्या पता था चार्ल्स डार्विन को, यहाँ पर भी हम आके पढ़ेंगे। देखो ना, डिस्कशन हो गई है, हमने वो पूरा बैकग्राउंड इसका पढ़ा हुआ है, तो अब आपको सिर्फ एक लाइन से समझ आएगी होगी कि ये क्या कहना चाह रहा है। तो इस तरह ऐसे चीजों को ना कनेक्शन बनते जाते हैं बाद में अगर आपने पढ़ा हो। अच्छा, वो कहता है कि दूसरा झटका उस वक्त लगा जब डार्विन ने ये बोला कि भाई हम यूनिक लोग नहीं है, हम स्पेशल लोग नहीं है, हम एक मॉडर्न फॉर्म है जानवरों की। तो उस वक्त आपको पता है कि हमने डिस्कस भी किया था कि मजहबी रिलीजन पॉइंट ऑफ व्यू से इसको बड़ा सख्ती से देखा जाता था कि अगर कोई ये कह देता ना कि हम इंसानों से बने हैं तो उसके खिलाफ हो जाते थे। तो इसने भी डर डर के थ्योरी दी थी। तो कहते हैं दूसरा झटका हमें उस वक्त लगा था हमारी ईगो को। तीसरा जो झटका लगा है, फ्रायड ने एडमिनिस्ट्रेटेड द थर्ड शॉक। तीसरा झटका दिया फ्रायड ने बाय प्रोक्लेमिंग दैट वी आर नॉट द रैशनल रूलर ऑफ आवर लिव्स but are under the influence of unconscious force of which we are unaware and over which we have little if any control। तीसरा झटका सिगमंड फ्रायड ने यह बताकर बोला कि हमारे कंट्रोल में नहीं होती हमारी पर्सनैलिटी या हमारे रवैये हमारे कंट्रोल में नहीं होते। ये हमारे रवैये हमारी पर्सनैलिटी डेवलप कर रही होती है हमारी अनकॉन्शियस फोर्सेस। यही समझा जाता था ना, या हम यही समझते हैं कि मेरे फ्री विल वाली बात है कि आपके पास फ्री विल है, आप जो मर्जी करना चाहें कर लें। जैसे उसने थॉर्नडाइक ने स्किनर ने बोला था कि फ्री विल इज एन इल्यूजन, हम कोई फ्री विल नहीं होते हमारे पास, हम कंडीशनड हुए होते हैं, जो भी बिहेवियर कर रहे होते सीखा होता। तो इस तरह इसने भी क्या बोला कि हमारे पास कोई फ्री विल नहीं होती, हमारी अनकॉन्शियस फोर्सेस हमें ड्राइव कर रही होती हैं। तो ये तीन झटके लगे हैं कहते हैं हमारी ईगो को। क्रॉनिकली अगर हिस्टोरिकली देखें तो साइकोएनालिसिस ओवरलैप साइकोलॉजी, ये वाले पैराग्राफ भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अदर स्कूल्स ऑफ थॉट, वो कहते हैं दूसरे स्कूल ऑफ थॉट को ये ओवरलैप करता है अगर हिस्ट्री देखें तो। साइकोएनालिसिस कैसे? कंसीडर द सिचुएशन 1895 द ईयर फ्रायड पब्लिश द फर्स्ट बुक मार्किंग द फॉर्मल बिगिनिंग ऑफ न्यू मूवमेंट। 1895 के अंदर वो कहता है कि ये वाली बात आ गई कि अब अगर आपसे कोई पूछे जो साइकोएनालिसिस कब स्टार्ट हुआ तो 1895 कह सकते हैं। ये बुक से लिया गया है, ये मैंने बुक गूगल से नहीं उठाया कि ऐसे किसी ने लिख दिया होगा। कहते हैं ये उस वक्त की बात है जब इसने पब्लिश की, नई मूवमेंट स्टार्ट की। इन दैट ईयर, उसी सालों में, वुंट वाज 63 इयर्स ओल्ड, जो विलियम वुड था उसकी उम्र थी 63 साल। द 28 ईयर ओल्ड टिचनर की उम्र थी 28 साल, हैड बीन एट कर्नल फॉर ओनली 2 इयर्स, वाज जस्ट बिगिनिंग टू डेवलप हिज, वो अपनी स्ट्रक्चरल साइकोलॉजी बना रहा था। ठीक है, ये उस वक्त की बात हो रही जब सिगमंड फ्रायड ने नई मूवमेंट स्टार्ट की, और उस वक्त विलियम वुड की उम्र थी 63 और इसकी 28 साल थी। The spirit of functionalism was starting to flourish in the United States. Neither behaviorism nor Gestalt psychology had yet been proposed. उस वक्त कहते हैं स्ट्रक्चरलिज्म पर काम हो रहा था, फंक्शनलिज्म पर काम हो रहा था। जो बिहेवियरिज्म और गेस्टाल्ट है ना, वो अभी तक नहीं डेवलप हुए थे। वाटसन वाज द 17 ईयर ओल्ड, जो वाटसन था जिसने बिहेवियरिज्म दिया है वो 17 साल का था, जबकि वर्दाइमर जिसने गेस्टाल्ट दिया वो 15 साल का था। तो वो कहता है कि उस वक्त ये ओवरलैप कर रहा था स्ट्रक्चरलिज्म को, फंक्शनलिज्म को। उस वक्त ना गेस्टाल्ट आया था ना ये बिहेवियरिज्म आया था। ठीक है, तो आप अंदाजा कर सकते हैं, जैसे हम उस दिन बात भी डिस्कस कर रहे थे कि ये नहीं था कि ये आगे पीछे आए हैं,
बाज़ दफा ऐसा हुआ कि इन पर काम एक साथ हो रहा था। ठीक है, तो अब आपको यहाँ से ये भी क्लियर हो गया होगा कि स्ट्रक्चरलिज्म और फंक्शनलिज्म पर जब काम हो रहा था उस वक्त जो फ्राइड साहब हैं ये भी एक्टिव थे, और दूसरी बात जो बिहेवियरिज्म है और गेस्टाल्ट साइकोलॉजी है ये साइकोएनालिसिस के बाद आए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपके ये कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो जाने चाहिए। अच्छा, yet by the time of Freud's death 1939 the entire psychological world had changed, मतलब वो बहुत चेंज आ चुका था जब इसकी डेथ हुई, क्योंकि उसने बहुत चीजें रेवोल्यूशनाइज करनी थी। वुंड साइकोलॉजी, टिचिंग स्ट्रक्चरलिज्म एंड फंक्शनल साइकोलॉजी वर हिस्ट्री, उस वक्त मतलब ये हिस्ट्री बन चुके थे। गेस्टाल्ट साइकोलॉजी वाज बीइंग ट्रांसप्लांटेड फ्रॉम जर्मनी, उस वक्त गेस्टाल्ट साइकोलॉजी भी इंटर कर चुकी थी, बिहेवियरिज्म भी आ चुका था। ठीक है, अमेरिका के अंदर ये बिहेवियरिज्म था और सॉरी जर्मनी के अंदर क्या था, Gestalt psychology. Despite their fundamental disagreement, the schools of psychological thought we have discussed far shared an academic heritage and owe much of their inspiration and form to William Wundt. कहते हैं कि ये जो डिसएग्रीमेंट को हम जिस तरह से मर्जी देख लें, मतलब डिसएग्रीमेंट थे भी स्कूल ऑफ थॉट्स के दरमियान, लेकिन आपको विलियम वुंड का एहसान मानना पड़ेगा क्योंकि उसने ही इंस्पिरेशन दी थी बहुत सारी चीजों की, उसके मतलब काम ने। Their concepts and significant methods were reinforced in refined laboratories, libraries, lecture halls, and dealt with topics such as sensation perception. मतलब कि उसका काम रिफाइन होता गया। दूसरी तरफ in contrast, psychoanalysis was neither a product of the universities nor a जो सेगमेंट स्ट्रक्चरलिज्म था ना, वो कहते हैं कि वो तो डिस्कस हो रहा था डिफरेंट जगहों पर, लाइब्रेरीज में, लेबोरेटरीज में, लेक्चर्स में, लेकिन जो साइको एनालिसिस था ना, ये किसी लेबोरेटरी की पैदाइश नहीं था, ये किसी स्टडी की पैदाइश नहीं था। ठीक है, ये ना ही किसी प्योर साइंस की पैदाइश था, बट अरोज विद इन द ट्रेडिशन ऑफ मेडिसिन एंड साइकियाट्री फ्रॉम अटेम्प्ट्स टू ट्रीट पर्संस लेबल्ड बाय अ सोसाइटी एज मेंटली इल। ये मेंटली इल लोगों की स्टडी थी, बेसिकली मेंटली इल लोगों को कंसीडर किया गया था इसके अंदर, स्कूल ऑफ थॉट के अंदर। साइकोएनालिसिस वाज नॉट अ स्कूल ऑफ थॉट डायरेक्टली कंपेरेबल विद द अदर्स वी हैव स्टडीड। कहते हैं इसको किसी के साथ भी कंपेयर नहीं किया जा सकता। ये स्कूल ऑफ थॉट ऐसा था जो कि आप कह सकते हैं कि क्लिनिकल के फील्ड में ये कंसीडर करता था चीजों को, बाकी तो अपने अपने हिसाब से देख रहे थे ना। वाज डिस्टिंक्ट फ्रॉम मेन स्ट्रीम्स, वो कहता है जो साइकोएनालिसिस है ना वो डिफरेंट है मेन स्ट्रीम से। कैसे? इन गोल्स, सब्जेक्ट मैटर एंड मेथड्स, अपने गोल्स के हिसाब से, सब्जेक्ट मैटर के हिसाब से और मेथड के हिसाब से दूसरों से डिफरेंट है। इट्स सब्जेक्ट मैटर इज साइकोपैथोलॉजी, इसका जो सब्जेक्ट मैटर था, ये फोकस था, वो था साइकोपैथोलॉजी। साइकोपैथोलॉजी क्या होता है? जल्दी से बताएं, मुझे लगता है बोर हो रहे हैं, जल्दी से बताएं साइकोपैथोलॉजी क्या होता है? सर एबनॉर्मल पैथोलॉजी जी, एबनॉर्मल बिहेवियर, सही है। इसका या एबनॉर्मल बिहेवियर साइकोपैथोलॉजी कहते हैं, इसका था सब्जेक्ट मैटर जो कि रिलेटिवली नेग्लेक्टेड बाय अदर स्कूल ऑफ थॉट, जो दूसरे स्कूल ऑफ थॉट ने जिसको नेग्लेक्ट किया था। इट्स प्राइमरी मेथड इज इन क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन रादर देन इन कंट्रोल्ड लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंटेशन। वो कहते हैं कि इसका जो प्राइमरी मेथड था ना वो था क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन, ना कि लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंटेशन इसका मेथड था। ठीक है, यानी कि इसमें जो स्टडी का तरीका था वो क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन ही था। इन एडिशन साइको एनालिसिस डील्स विद द अनकॉन्शियस, और ये अनकॉन्शियस को क्या करता था? स्टडी करता था, फोकस करता। टॉपिक वर्चुअली इग्नोर्ड बाय अदर स्कूल ऑफ थॉट या सिस्टम्स ऑफ थॉट, जिसको दूसरों ने क्या कर दिया था? इग्नोर कर दिया था, कंसीडर ही नहीं किया था। वुंड एंड टीचर डिड नॉट एक्सेप्ट द आइडिया ऑफ अनकॉन्शियस, इन्होंने इसको एक्सेप्ट नहीं किया था। बिकॉज इट इज इम्पॉसिबल टू अप्लाई द मेथड ऑफ इंट्रोस्पेक्शन, क्योंकि अनकॉन्शियस पर इंट्रोस्पेक्शन अप्लाई नहीं किया जा सकता। एक और कॉन्सेप्ट आपके पास आ गया, इसको भी जहन में रखना है कि क्या जो है इंट्रोस्पेक्शन अनकॉन्शियस पे अप्लाई हो सकता है? तो नहीं हो सकता। इंट्रोस्पेक्शन सिर्फ कॉन्शियस पे अप्लाई होगा। Therefore, the since unconscious cannot be introspected, it cannot be reduced to sensory elements, इसको sensory elements में reduce नहीं किया जा सकता। अच्छा, उसके बाद उस वक्त नहीं किया जा सकता था। The functional psychologist with their exclusive focus on consciousness had no use for the unconscious mind। जो फंक्शनलिज्म वाले थे वो उन्होंने कोई यूज नहीं किया था, यानी कि इसको स्ट्रक्चरलिज्म साइकोएनालिसिस को या अनकॉन्शियस को। ऑल्दो जेम्स डिड एडमिट टू द नोशन ऑफ अनकॉन्शियस प्रोसेस, जेम्स ने इस चीज को एक्सेप्ट तो किया था कि अनकॉन्शियस प्रोसेस है, एग्जिस्ट करता है, लेकिन उसने कंसीडर नहीं किया उसको। फिर एंजल की बात करते हैं, एंजल क्या कहता है इसके बारे में?
एंजल्स 1904 टेक्स्ट बुक डिवोर्स। अब यहाँ पर ये जो यहाँ से यहाँ तक है ना चीजें, ये बता रहा है जो उस वक्त के स्कूल ऑफ थॉट थे वो किस तरह से इसको देख रहे थे साइकोएनालिसिस को। ठीक है, तो इस चीज को उस पर्सपेक्टिव में देखना है। नो मोर देन 2 पेजेस एट द एंड ऑफ द अनकॉन्शियस। इसने बुक लिखी लेकिन कहते सिर्फ 2 पेजेस इसके, इसने सिर्फ 2 पेजेस पे ही इसको जिक्र किया है इसका अनकॉन्शियस का, यानी कि इसको इतना से इसकी वर्थ, इसको वैल्यू दी। वुडवर्थ 1921 टेक्स्ट बुक हैड लिटिल मोर टू से कवरिंग द टॉपिक एज एन आफ्टर थॉट, यानी कि इसमें भी इतना ज्यादा नहीं था, थोड़ा सा इसको कंसीडर किया गया। ऑफ कोर्स वॉटसन हैड नो मोर रूम इन हिज सिस्टम ऑफ बिहेवियरिज्म फॉर द अनकॉन्शियस। लेकिन अब वो कहते हैं कि इसी तरह से जो वॉटसन साहब थे उन्होंने भी इसको ज्यादा लिफ्ट नहीं कराई, उन्होंने कंसीडर ही नहीं किया। देन ही डिड फॉर कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस के मतलब के बजाय ही रेफर्ड डिसमिसिवली टू द अनकॉन्शियस एज दैट विच द इंडिविजुअल हैज नॉट येट वर्बलाइज। वो कहते हैं कि इसको वर्बलाइज नहीं कर सकता इंडिविजुअल। इट वाज फ्राइड हु ब्रॉट द नोशन ऑफ द अनकॉन्शियस टू साइकोलॉजी। तो फिर आप कह सकते हैं कि ये फ्राइड ही था जिसने अनकॉन्शियस को साइकोलॉजी के अंदर इंटर करवाया, या साइकोलॉजी के अंदर जो ये नजरिया लेके है अनकॉन्शियस का, वो सिगमंड फ्राइड ही था। उसको ही ये सारा क्रेडिट मिलता है, उसको ये सारा क्रेडिट जाता है। जी, यहां तक कोई क्वेश्चन? तो ये अनकॉन्शियसनेस और इंट्रोस्पेक्शन वाली बात थोड़ा एग्जांपल से बता दीजिएगा। जो स्ट्रक्चरलिज्म वाले ना, मैंने आपको बताया ना, मैं इस चीज को क्लियर करने के लिए मैंने आपको बताया, ये जो आखिरी वाला पैराग्राफ हमने पढ़े ना 2-3, ये समझे कि उस वक्त के हिसाब से बता रहे हैं कि जो उस वक्त था सारे स्कूल ऑफ थॉट थे, यानी कि बिहेवियरिज्म, स्कूल ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म और फंक्शनलिज्म, वो अनकॉन्शियस को किस तरह से देखते थे। जबकि अब समझ लें ये क्रिटिसाइज कर रहे हैं अनकॉन्शियस को, स्ट्रक्चरलिज्म वाले, फंक्शनलिज्म वाले और बिहेवियरिज्म वाले। कैसे कर रहे हैं? जो विलियम वुंट और स्टिचनर है ना, वो अनकॉन्शियस को एक्सेप्ट ही नहीं किया उन्होंने। क्यों? कहते हैं कि इसमें इंट्रोस्पेक्शन का हम इसमें इंट्रोस्पेक्शन अप्लाई नहीं कर सकते। इंट्रोस्पेक्शन क्या था? हाउ टू स्टडी माइंड, हाउ टू ऑब्जर्व माइंड, के कैसे माइंड को स्टडी किया जा सकता है। ठीक है, तो इंट्रोस्पेक्ट नहीं किया जा सकता। इंट्रोस्पेक्ट उन्हीं चीजों को किया जा सकता है जो आपके माइंड में आ रही हैं या आपके कॉन्शियसनेस में आ रही हैं। एक चीज क्या आपके कॉन्शियस में है ही नहीं, आपके शऊर में है ही नहीं, उसको इंट्रोस्पेक्ट कैसे कर लोगे? तो वो इसलिए उन्होंने एक दलील दी थी और इसको क्रिटिसाइज किया था कि अनकॉन्शियस हमारे काम का ही नहीं है, हम इसको मानते ही नहीं है, क्योंकि इसको इंट्रोस्पेक्ट ही नहीं किया जा सकता, यानी कि इसको स्टडी नहीं किया जा सकता। ठीक है, अनकॉन्शियस से तो चीजें, अनकॉन्शियस आप डेफिनेशन आपको पता है कि अनकॉन्शियस हमारी मेमोरी का या हमारी पर्सनैलिटी का वो पार्ट है जिसमें चीजें पड़ी हुई हैं, हम उनसे अवेयर नहीं है। ठीक है, तो वो किसी तरीके से या किसी वजह से या कभी कभार चीजें निकल के बाहर आती हैं, या हमारे ड्रीम्स की सूरत में आ रही होती हैं, या स्लिप ऑफ टंग की सूरत में आ रही होती हैं। ठीक है, या अनकॉन्शियसली ही निकल रही होती हैं। तो ये वाली चीज थी कि वो कहते हैं जब ये चीज कॉन्शियस है ही नहीं तो इसको इंट्रोस्पेक्ट भी नहीं किया जा सकता, इसलिए हम नहीं मानते। समझ आ गई? जी सर। जी, और किसी का कोई क्वेश्चन? आज इतना सही पढ़ेंगे, मैं आपको इसके नोट सेंड कर दूंगा, और आपकी असाइनमेंट ये होगी कि अगला पढ़ के आपने आना है, वो फिर हम डिस्कस करेंगे और मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। जी सर, सर फ्राइड की जो हिस्ट्री है ना वो कल पढ़ा दीजिएगा या फिर पीर को। जी, सिगमंड फ्राइड की जो लाइफ है ये बड़ी पढ़ने वाली है। अगर आप देखना चाहते हैं ना कि इंसान अपनी जिंदगी से क्या कुछ निकाल सकता है, तो आप सिगमंड फ्राइड को, बल्कि ये जो जितने भी फेमस लोग हैं ना जिन्होंने अपनी थेरीज दी हैं, सबकी आप बायोग्राफी को पढ़े ना, आपको लग पता जाएगा और आपको एहसास होगा कि इंसान अगर निकालना चाहे तो अपनी जिंदगी से कितना कुछ निकाल सकता है, डेवलप करना चाहे तो अपनी जिंदगी से कितना कुछ डेवलप कर सकता है। हर एक, जितने भी ये है ना फेमस, जितने भी जिन्होंने अपनी थेरीज दी हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं अपनी लाइफ से भी चीजें निकाली हुई हैं। मुझे आज भी याद है कि मैंने जब पहले दिन गया था ना, ये मैं नफ्सियात में, साइकोलॉजी में गया था अपनी शौक से, ये मजबूरी से नहीं गया, बहुत सारे लोग मजबूरी से आते हैं। मैं मैथमेटिक्स में था बेसिकली, मेरा ग्रेजुएशन मैथमेटिक्स में था, लेकिन मुझे नहीं शौक था मैथमेटिक्स में जाने का, इसमें मुझे इंटरेस्ट पैदा हुआ। तो मैं पहले दिन जब गया ना, तो मैंने क्वेश्चन किया टीचर से, क्वेश्चन ये किया, मैंने कहा मैम, वो थी कोई ना कॉन्ट्रैक्ट पे थी, वो क्या उसको विजिटर थी, हाँ, तो वो कोई बहुत ज्यादा एक्सपर्ट नहीं होती, आपको पता है कि जैसे अभी मैं पढ़ा रहा हूँ एमफिल, मतलब कि एमफिल एजुकेशन होती है, अभी नया नया उन्होंने शायद मेरे ख्याल में स्टार्ट किया था। तो मैंने उनसे क्वेश्चन किया, अब मेरे माइंड में कैसे क्वेश्चन आ गया, आप सोचें कि अभी मैं एमएससी भी नहीं स्टार्ट की, मैं ग्रेजुएशन के बाद गया। मैंने क्वेश्चन किया, मैंने कहा मैम
इंसान अपनी साइकोलॉजी को समझ के कितना समझ सकता है साइकोलॉजी को? खुद की साइकोलॉजी को समझ के इंसान कितना समझ सकता है दूसरों को या साइकोलॉजी को? अब मुझे ये था कि यार अगर इंसान अपने आप को समझ ले तो इंसान को दुनिया में बहुत सारी चीजें समझ आना शुरू हो जाती हैं। अब मैं अगर समझ रहा हूँ 20 साल में, खुद को समझ रहा हूँ कि 20 साल में मेरे साथ क्या-क्या हो रहा है या मुझे क्या-क्या चीजें एक्सपीरियंस करने को मिल रही हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है मैं इसको जनरलाइज़ भी तो कर सकता हूँ ना। जैसे सिगमंड फ्रायड ने किया या जितने भी पर्सनैलिटी की थ्योरी हैं सारों सबने जनरलाइज़ किया हुआ है ना कि 20 साल में बंदा ये एक्सपीरियंस करता है, एडोलेसेंट में ये करता है, बचपन में ये करता है, ठीक है? तो ये जनरलाइज़ किया हुआ है। तो मैं यही सवाल उनसे जवाब लेना चाह रहा था कि मुझे इसका आंसर मिल जाए कि आप अपनी साइकोलॉजी को समझ के, अपनी पर्सनैलिटी को समझ के आप बहुत सारी चीज़ों को समझ सकते हैं। तो उन्होंने मुझे आंसर नहीं किया था, उन्होंने बोला था इसको हम कल डिस्कस करेंगे। शायद ये हालाँकि इतना कॉमन सा आंसर है, अगर बंदा थोड़ा-सा इसको सोचे कि आप अपने आप को समझ के बहुत कुछ समझ सकते हो। तो बात करने का मकसद ये कि अगर आप कुछ देखना चाहो, ऑब्जर्व करना चाहो तो अपनी लाइफ से बहुत कुछ निकाल सकते हो और ये जो सिगमंड फ्रायड ने थ्योरी दी है ना, इसने अपनी लाइफ से निकाल के दी है। जी इसने सर। अपनी अपनी लाइफ को इसने ऑब्जर्व किया था, अपने बचपन को ऑब्जर्व किया था, तो फिर इसने ये साइकोएनालिसिस डेवलप किया था। तो जब हम इसकी कल पढ़ेंगे ना इसकी बायोग्राफी तो उसमें हम डिस्कस करेंगे तो आप हैरान रहेंगे। और भी मैंने कुछ लोगों की बायोग्राफीज पढ़ी हुई हैं तो मैंने देखा कि उनका अपनी लाइफ में कहीं ना अपनी जी लाइफ का जी। भी कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस नजर आया है उनकी थ्योरीज के। एज अ साइकोलॉजिस्ट जो है वो हम लोगों को खुद भी अपनी जगह रखकर सोचना चाहिए ना। जैसे मैं किसी को भी देखती हूँ तो मैं सोचती हूँ मैं अगर इस जगह पर होती तो मैं क्या करती, ये वाला सवाल। और फिर जो है वो मैं ये सोचती हूँ कि मुझे किस तरह से रिएक्ट करना चाहिए, या फिर एक जब मुझे पता है सामने वाले की क्या जहन में चल रहा है या नहीं चल रहा, थोड़ा बहुत जो कुछ भी पता है, तो मुझे उसके हिसाब से रिएक्ट करना चाहिए। और मेरे ख्याल से एज अ साइकोलॉजिस्ट जो है वो जितने भी हैं स्टूडेंट्स आपके, तो उनको भी जो है वो इसी तरह ही से सोचना चाहिए। कुछ तो चेंज होना है साइकोलॉजिस्ट के की उसमें और एक कॉमन पर्सन के उसमें, तो ताकि आप लोग बोले कि हाँ वाकई में ये साइकोलॉजिस्ट है तभी तो। और अपनी जिंदगी के जितने भी पास्ट में आपके गुजरा है या फ्यूचर में गुजरा है या जो कुछ भी है, तो आप उसको लेकर अपनी जिंदगी को एनालाइज खुद ही करना चाहिए मेरे ख्याल से। बहुत। और अशरफुल मखलूकात इंसान को बनाया है, आपको पता है, अल्लाह ताला ने बोल दिया है आप बहुत हद तक खुद मुख्तार हैं। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो यही बात है ना कि हम गौर नहीं करते चीजों पे। अगर हम गौर करना शुरू